and welcome to Helative. I am your instructor Hilalur Rahman and you are watching Helative. I hope you are all doing good. और आज हम बात करेंगे लीडरशिप एंड मैनेजमेंट की एक और ऐसे चैप्टर की जो लीडरशिप और मैनेजमेंट के लिए में इंतहाई अहम है। तो आज हम बात करेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम विच इज़ प्रेजेंटेड बाय नाजिश लखानी। शी इज़ अ लेक्चरर इन नडब यूनिवर्सिटी। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस और प्रैक्टिस को मैनेज करने के लिए होता है। इसका मेन गोल होता है कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करना और लॉन्ग टर्म सक्सेस को अचीव करना। इसमें लीडरशिप एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पर फोकस होता है। अब आगे चल के बात करते हैं कि हमारे पास इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो at the end of this unit, the learner will be able to describe the historical element fostering implementation of quality management system। यानी कि जो लर्नर है वो ये समझ जाएंगे कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी चीज़ों का असर होता है और पुरानी तारीख जो है उसको समझेंगे। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि इन तीन चीज़ों का एक दूसरे के साथ क्या ताल्लुक़ है, क्या रिलेशन है, तो वो भी हम इसमें आगे जाके समझेंगे। अगला हमारे पास है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रोसेसेस ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की खसूसियात और उसके प्रोसेस के बारे में जान सकेंगे। द नेक्स्ट वी हैव डिफाइन परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट स्टैंडर्ड। तो हमारे पास जो लर्नर है वो इस काबिल भी हो जाएंगे कि परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट स्टैंडर्ड हमारे पास क्या होती है उसको भी डिफ़ाइन कर सकेंगे। अगला हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है वो है आइडेंटिफाई द रोल ऑफ द नर्स मैनेजर इन द क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस। के हमारे पास जो लर्नर है वो ये भी जान सकेंगे कि नर्स मैनेजर का क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में क्या रोल है। नेक्स्ट स्लाइड पे भी हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं। वो पहला इसमें है डिस्कस नर्सिंग रोल इन रिस्क मैनेजमेंट, कि नर्सिंग का क्या किरदार है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। द नेक्स्ट वी हैव डिलीनिएट द टाइप ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन हेल्थ केयर सेटिंग। आप जान सकेंगे कि हेल्थ केयर सेटिंग में किस टाइप का रिस्क जो है वो होता है या किस टाइप का रिस्क जो है वो आता है, और ये नर्सेस के लिए इंतहाई अहम है कि वो इस चीज़ को जान सकें। द नेक्स्ट वी हैव डिस्कस द बिहेवियर ऑफ हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट। यानी बहुत ज़बरदस्त बात ये है कि आप इसमें ये सीख जाएंगे कि जो कस्टमर, हम तो खैर उसको पेशेंट बोलते हैं हॉस्पिटल साइड पे, लेकिन जो कि लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है तो वो तो सारे आप कह सकते हैं, लेकिन पेशेंट या कस्टमर जो भी आता है वो जो शिकायत करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के ख़िलाफ़ आपके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज़ के ख़िलाफ़, तो उस कंप्लेंट को आप किस तरह से हैंडल करते हैं, तो ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट एनालाइज द प्लान डू चेक एंड एक्शन, जिसे PDCA साइकिल कहा जाता है। आप PDCA साइकिल को एनालाइज कर सकेंगे जो क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक सिस्टम है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चल के बात करते हैं हिस्टोरिकल एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि तारीख़ जो है उसमें क्वालिटी मैनेजमेंट के कुछ अहम एलिमेंट जो है वो उस पर हम आज बात करेंगे। फर्स्ट 19th सेंचुरी द रूट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस इनिशिएटिव्स इन हेल्थ केयर फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स एज फॉर अ बेक। यानी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने 19th सेंचुरी में हेल्थ केयर में क्वालिटी एश्योरेंस के लिए पहला काम किया था, मतलब क्वालिटी के लिए आप कह सकते कि आगाज़ किया था। उन्होंने हाइजीन और प्रॉपर केयर को हाईलाइट किया था जो हेल्थ केयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए पहला कदम था 19th सेंचुरी में। उसके बाद इन 1913 द अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन ACS was founded, great variation in the quality of health care। फिर उसके बाद 1913 में अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन्स का कौमी लेवल पर एक इस्टेब्लिशमेंट हुआ था जिसमें हेल्थ केयर सर्विसेज की क्वालिटी को स्टैंडर्डाइज करने का काम शुरू कर दिया गया था। नेक्स्ट हमारे पास है बाई 1917 एंड 1930 द ACS यानी कि अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन डेवलप द हॉस्पिटल स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस। इन्होंने फिर 1917 से लेकर जो 1930 तकरीबन लगभग 13 साल का ये दौरानिया बनता है, तो उस दौरानिया के अंदर इन्होंने उस हॉस्पिटल स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस को और मज़ीद डेवलप किया जिसमें हॉस्पिटल के लिए स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड उन्होंने तैयार किए। फिर The next we have by 1940 and 1950 the public had become more aware of the importance of evaluating health care service। यानी कि 1940 से लेकर 1950 के दरमियान जो 10 साल गैप था, इस दौरान पब्लिक हेल्थ
केयर सर्विसेज की क्वालिटी के बारे में ज़्यादा अवेयर किया गया और उन्होंने हेल्थ सिस्टम के एवोल्यूशन को ज़रूरी समझा। इन द लास्ट स्लाइड पे आखिर में लिखा है, इन 1952 द जॉइंट कमीशन ऑन एक्रीडिटेशन ऑफ हॉस्पिटल JCAH वाज फाउंडेड टू प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स फॉर एक्रीडिटेशन ऑफ हॉस्पिटल। यानी कि 1952 में जॉइंट कमीशन ऑफ एक्रीडिटेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, ये बना जो हॉस्पिटल के लिए एक्रीडिटेशन स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है। एक्रीडिटेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, मतलब थर्ड पार्टी जो है वो आती है और वो जो रनिंग इंस्टीट्यूशन होती है उसकी इवॉल्वेशन करती है, उसको एनालाइज करती है और वहाँ पे चेक करती है जो क्राइटेरिया जो स्टैंडर्ड उन्होंने सेट किए हुए होते हैं कि आया इदारा उसको सही से फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। सो नाउ इट्स टाइम टू मूव टूवर्ड दी नेक्स्ट स्लाइड। वो भी हमारे पास कुछ हिस्टोरिकल एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। इन 1959 द अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन यानी कि ANA published its function, standards and qualification for practice, and the National League for Nursing published what people can expect of modern nursing services। यानी कि अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने अपने स्टैंडर्ड और फंक्शन को पब्लिश किया और नेशनल लीग फॉर नर्सिंग ने मॉडर्न नर्सिंग सर्विसेज के बारे में उन्हें गाइडलाइन जो है वो प्रोवाइड की। बाई 1987 द GCAH यानी कि जॉइंट कमीशन एक्रीडिटेशन ऑफ हॉस्पिटल चेंज इट्स नेम टू द जॉइंट कमीशन ऑन एक्रीडिटेशन ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। तो 1987 में उन्होंने अपना नाम जो है वो एक्रीडिटेशन ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन रखा। और द लास्ट वी हैव बाय 1992 द अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी यानी ASQO हेल्थ केयर प्लेड अ रोल ऑफ इम्प्रूविंग हेल्थ केयर क्वालिटी। अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी ने हेल्थ केयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने में अपना किरदार अदा किया और हॉस्पिटल की क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए काम किया। तो नाउ अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो हमारा आज का टॉपिक भी है, मेन टॉपिक जो है वो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। बेसिकली टोटली क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास होती क्या है? तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज़ द मैनेजमेंट फिलॉसफी दैट एम्फसाइज अ कमिटमेंट टू एक्सीलेंट थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक ऐसी मैनेजमेंट फ़िलासफ़ी है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सीलेंस को इंश्योर करती है। मतलब कि लोग जो है वो बेहतरी की तरफ जाते हैं और उस बेहतरी को जो है वो यकीनी बनाते हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज़ अ comprehensive approach to improving the quality of products and services within the organization. It focuses on long-term success through customer satisfaction and involves all members of an organization in the process of continuous improvement. तो इसमें हर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हमारे पास एक कंप्रहेंसिव अप्रोच है। कंप्रहेंसिव अप्रोच का मतलब एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म अप्रोच है, जिसमें क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसकी इम्प्रूवमेंट की क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और इसका जो फोकस होता है वो लॉन्ग टर्म सक्सेस के ऊपर होता है कि वो अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करे और जितने भी उसके मेंबर्स हैं वो उसको उसमें इन्वॉल्व करे और आगे इम्प्रूवमेंट की तरफ जो है वो मुसलसल आगे की तरफ जाए। यानी कि इसमें हर लेवल हर क्वालिटी की इम्पोर्टेंस को समझा जाता है और ऑर्गेनाइजेशन के हर मेंबर को उस प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक हॉस्पिटल ने क्वालिटी मैनेजमेंट को TQM यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच से इम्प्रूव किया, तो हर एम्प्लॉय को क्वालिटी इम्प्रूव के प्रोसेस का हिस्सा बनाया जाता है, चाहे वो डॉक्टर हो या फिर नर्स हो। तो अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं और पढ़ते हैं कि टोटल क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हमारे पास क्या होती है। तो टोटल क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इज़ अ प्रोसेस यूज टू सिस्टेमिकली इन्वेस्टिगेट वेज टू इम्प्रूव पेशेंट केयर। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिस्टेमिकली पेशेंट केयर को जो है वो इम्प्रूव किया जाता है या उसके लिए इस्तेमाल होता है। एक प्रोसेस मतलब सिस्टेमिक पेशेंट केयर को बेहतर बनाने के तरीके इसमें जो है वो ढूंढे जाते हैं। और टोटल क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इज़ अ मैनेजमेंट अप्रोच focused on continually enhancing the quality of process, products and services within an organization. It aims to increase efficiency, reduce waste and improve overall performance to meet or exceed customer expectation.
यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का जो सिस्टम है ये ज़्यादातर हमारे पास फोकस करता है जो क्वालिटी है उसकी प्रोसेसिंग पे, मतलब कि वो किस तरह से चल रही है उसके प्रोडक्ट्स के अंदर, और जो वो सर्विसेज अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोवाइड करते हैं तो कंटिन्यूसली उसके ऊपर वो फोकस करती है और उसी को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इट एम्स टू इंक्रीज़ एफिशिएंसी। इसका मतलब जिसका गोल होता है ये एफिशिएंसीज़ को बढ़ाना होता है, वेस्ट को कम करना होता है और ओवरऑल परफॉर्मेंस टू मीट और एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशन के जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है या जो हॉस्पिटल में एक पेशेंट की एक्सपेक्टेशन होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो है वो टोटली मतलब ये लोग जो है वो फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक हॉस्पिटल अपने पेशेंट केयर का प्रोसेस इम्प्रूव करता है और वेस्ट को रिड्यूस करता है तो ये TQI यानी टोटल क्वालिटी इंप्रूवमेंट का हिस्सा है। जैसे कि यहाँ पे जो छोटे मोटे हॉस्पिटल्स होते हैं तो उसमें टोटल क्वालिटी इंप्रूवमेंट इतनी अच्छी नहीं होती, तो जब भी पेशेंट आता है तो पेशेंट वहाँ पे बैठता है, फिर वहाँ पे वो घंटों इंतज़ार करता है अपने नंबर का या फिर लाइन में खड़ा होता है। तो इसमें वो क्वालिटी जो वो नहीं है, क्योंकि हर पेशेंट चाहता है कि वो जाए, उसको टाइम पे डॉक्टर मिले, उसका टाइम वेस्ट ना हो, हर इंसान बिजी होता है। तो अगर हॉस्पिटल अपनी क्वालिटी इंप्रूवमेंट को बेहतर करेगी, जैसे कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में है कि वो आपको बाकायदा टाइम देती है अपॉइंटमेंट का कि आपने इस टाइम जो है वो हॉस्पिटल आना है, तो उससे ये होता है कि अगर किसी हॉस्पिटल ने फॉर एग्जांपल एक ही उन्हें आप लोगों को टाइम दिया कि 10 बजे एक पेशेंट को टाइम दिया कि उसने आना है और वो 10 बजे जाता है, तो 10 बजे जाने का जो मतलब है कि उसको पता होगा कि 10 बजे ये डॉक्टर जो है ये अवेलेबल होगा, 10 बजे जो है मेरी अपॉइंटमेंट होगी और 10:30, 10:40 या 11 तक जो है मैं वहाँ से फारिग हो जाऊँगा। तो उसकी एक्सपेक्टेशन जो है वो भी मीट कर रही होती है और प्रोसेस भी इम्प्रूव होता जाता है और वेस्ट यानी कि यहाँ पे टाइम वेस्ट जो है वो रिड्यूस किया जाता है। तो अब आगे जाके बात करते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की। क्या क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, plan, resources, processes, practices, and the specification of responsibility and authority of an organization designed to achieve product and service quality level, customer satisfaction and company objective। यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास एक ऐसे कलेक्शन ऑफ पॉलिसीज़, प्रोसीजर, प्लान, रिसोर्सेज, प्रोसेसेस, प्रैक्टिस, ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को स्पेसिफाई करती है। इसका मकसद ये होता है कि प्रोडक्ट और सर्विसेज की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को भी इम्प्रूव किया जाए, उसको बढ़ाया जाए और कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव किए जाएँ। यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी पॉलिसीज़ को स्पेसिफाई करती है कि उनकी क्या क्या पॉलिसीज़ है, क्या क्या प्रोसीजर जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होंगे, तो वो अपने प्रोसीजर को भी पहले से स्पेसिफाई करते हैं। फिर उसके लिए जो है प्रॉपर प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग में वो ये डिस्कस करते हैं कि उन लोगों ने कौन कौन से रिसोर्सेज को किस तरह से और किसके हाथ से यूज़ करवाने हैं, इस्तेमाल करवाने हैं, और फिर इस प्रोसेस को मतलब जो ये प्रोसेस है इसको फिर आगे वो इवैल्यूएट करते हैं और स्पेसिफाई करते हैं कि ये किस तरह से होगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक हॉस्पिटल अपने पेशेंट केयर को बेहतर बनाने के लिए स्पेसिफिक प्लान और प्रोसीजर सेट करता है, जैसे कि हाइजीन स्टैंडर्ड्स या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, तो ये उनका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का एक हिस्सा है। So now it's time to move toward the next slide and to talk about characteristic of quality management system। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ खसूसियात है, तो आइए उसको भी पढ़ लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है। तो पहला इसमें है कस्टमर फोकस, यानी कि द प्राइमरी गोल ऑफ अ quality management system is to enhance customer satisfaction by meeting or exceeding customer expectation। यानी कि QMS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का प्राइमरी गोल ये होता है कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को इन्हांस किया जाए, और लाजमी बात है कस्टमर या पेशेंट की सॉरी मैं बार बार कस्टमर बोल रहा हूँ, लेकिन ये पेशेंट भी हो सकता है, कस्टमर भी हो सकता है, कोई भी बंदा हो सकता है, सही है। तो उसकी सेटिस्फेक्शन को इन्हांस किया जाए, यानी कि पेशेंट की एक्सपेक्टेशन को पूरा या उनसे ज़्यादा जो है वो मीट किया जाए, वो अचीव किया जाए। फॉर एग्जांपल, कि अगर एक हॉस्पिटल अपने पेशेंट की नीड को समझकर उनको टाइमली ट्रीटमेंट और कंफर्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, तो ये कस्टमर फोकस का एक एग्जांपल है कि वो अपने पेशेंट की नीड पे फोकस कर रहा है और उसको अच्छे से ट्रीटमेंट जो है वो दे रहा है। द नेक्स्ट वी हैव लीडरशिप एंड कमिटमेंट। लीडरशिप एंड इफेक्टिव लीडरशिप इज क्रूशियल। Leaders must demonstrate commitment to quality and foster a culture that values quality across the organization। यानी कि इफेक्टिव लीडरशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लीडर को अपने एक्शन के ज़रिए क्वालिटी के लिए कमिटमेंट दिखानी होती है और उन्हें एक ऐसी कल्चर क्रिएट करनी होती है जहाँ पूरी ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी की वैल्यू हो।
अब इस तरह भी नहीं है कि वहाँ पे लीडर ना हो, वो क्वालिटी को मैनेज करे और उसकी कोई वैल्यू नहीं हो, तो लीडरशिप बहुत ज़रूरी है। इफेक्टिव लीडरशिप उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर एक हॉस्पिटल का CEO अपनी टीम को मोटिवेट करता है और क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए रिसोर्सेज लॉकआउट करता है, तो ये लीडरशिप और कमिटमेंट का हिस्सा है, क्योंकि लीडर जो है वो अपनी टीम को मोटिवेट करता है, अपनी टीम को प्लानिंग दिखाता है, अपनी टीम को डायरेक्शन दिखाता है और अपनी टीम को जो है वो रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करता है। सो द नेक्स्ट वी हैव एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। I mean, all employees should be engaged and trained to understand their roles and maintaining quality. Their involvement is essential for continuous improvement. यानी कि हर एम्प्लॉय को इंगेज और ट्रेन होना चाहिए ताकि वो अपने रोल्स को समझ सके और क्वालिटी को मेंटेन करने में मददगार हो सके, क्वालिटी को मेंटेन करने में हेल्पफुल हो, और उनकी इन्वॉल्वमेंट कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए एसेंशियल यानी कि बहुत ज़्यादा अहम होती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक हॉस्पिटल रेगुलर ट्रेनिंग सेशन में पार्टिसिपेट करता है, अगर कोई हॉस्पिटल का स्टाफ रेगुलर ट्रेनिंग सेशन में पार्टिसिपेट करता है और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को समझता है, तो ये एम्प्लॉय एनवायरनमेंट का एक हिस्सा है कि आप अपने जो एम्प्लॉय को उसको सेशंस में, वर्कशॉप में जो है उसको इन्वॉल्व करें ताकि वो जो है स्टैंडर्ड्स को समझ सके कि कौन से स्टैंडर्ड किस तरह से हैं। अगला है हमारे पास सिस्टमिक अप्रोच टू मैनेजमेंट। इट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग interrelated processes as a system to improve the organization's effectiveness and efficiencies. ये मैनेजमेंट का एक सिस्टम अप्रोच होता है जिसमें इंटर रिलेटेड प्रोसेस, मतलब वो प्रोसेस जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, को एज अ सिस्टम मैनेज किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसीज दोनों इम्प्रूव की जा सकें। फॉर एग्जांपल, अगर एक हॉस्पिटल अपने डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट करता है, जैसे कि इमरजेंसी, सर्जरी या पेशेंट केयर को एक सिस्टेमिक अप्रोच से मैनेज करता है ताकि ओवरऑल हॉस्पिटल की एफिशिएंसी बढ़े, तो ये सिस्टेमिक अप्रोच का एक एग्जांपल है। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड, और वहाँ पे भी हमारे पास यही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये कंटिन्यू है। तो उसमें से पहला हमारे पास जो है वो है कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। A key characteristic is the focus on continually improving the QMS quality management system and its processes. This often involves regularly reviewing and updating practices to enhance performances. यानी कि ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का, और उसके प्रोसेस को कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए फोकस किया जाता है और किया जाता है। ये प्रोसेस अक्सर रेगुलर रिव्यू और प्रैक्टिसेस को अपडेट करने के बेस पे होता है ताकि परफॉर्मेंसेस को इम्प्रूव किया जाता है। यानी कि जो स्टैंडर्ड हॉस्पिटल अपनाता है, तो ये उस सारे स्टैंडर्ड्स को जो है वो रिव्यू करता है, उसको देखता है, उसके रिफ्लेक्ट होती है उसकी प्रैक्टिसेस पे, ताकि ये देखा जा सके कि कहाँ पे लिमिटेशंस हैं, कहाँ पे गैप्स हैं, कहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पा रही होती। तो ये फिर उस परफॉर्मेंसेस को इम्प्रूव करने में मदद देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक हॉस्पिटल हर साल अपने पेशेंट केयर प्रोसेस को रिव्यू करता है और न्यू मेथड को अडॉप्ट करता है, यानी कि पूरे साल वो जिस तरह से पेशेंट को केयर देता है उस प्रोसेस को वो देखता है, पूरे साल उसके ऊपर रिव्यू करता है कि पेशेंट की सेटिस्फेक्शन क्या थी, पेशेंट की ट्रीटमेंट का प्रोसेस क्या था, पेशेंट को तकलीफ़ हुई या नहीं हुई, इस तरह के मेथड्स जो वो पेशेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं, अगर उसको रिव्यू करते हैं तो ये अडॉप्ट करते हैं, जैसे कि डिजिटल रिकॉर्ड्स। तो ये कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट का एक एग्जांपल है। द नेक्स्ट वी हैव फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन डेटा एंड एनालाइज रेदर देन assumption और intuitions. This ensures that actions are grounded in objective evidence. यानी कि डिसीजन को डेटा और एनालाइज पर बेस्ड होना चाहिए। जो भी आप डिसीजन लेते हैं आपके पास प्रॉपर उसका डेटा होना चाहिए और प्रॉपर आपको उस चीज़ को एनालाइज करना चाहिए, उस चीज़ को स्क्रूटनाइज करना चाहिए, उसके बेस पे आपको जाके डिसीजन लेना चाहिए, ना कि आप एजम्पशन या इंट्यूशन पर कि आप अपने ख्याली पुलाव जो है उसके ऊपर डिसीजन जो है वो बनाएं, या फिर हम कह सकते हैं कि अपने इमेजिनेशन के तौर पर आप डिसीजन बनाएं। तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं, डिसीजन को डेटा और एनालिसिस बेस पर ही होना चाहिए। इससे ये इंश्योर होता है, ये यकीनी किया जाता है कि जो एक्शन लिया जाए वो ऑब्जेक्टिव एविडेंस पर ग्राउंडेड हो। फॉर एग्जांपल, अगर एक हॉस्पिटल अपने फीडबैक सर्वे के डेटा को एनालाइज करके डिसीजन लेता है, जैसे कि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को इम्प्रूव करना, तो ये इफेक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग का एक छोटा सा एक एग्जांपल है। और अब हमारे पास अगला जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो है म्यूचुअली बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप्स। अब
Building and maintaining good relationship with supplier can contribute to better quality product or services and more efficient process। यानी कि सप्लायर वो लोग जो आपको मेडिसिन सप्लाई करते हैं, आपको बाहर से चीज़ें जो है वो ला के देते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के सप्लायर्स कहलाए जाते हैं। तो सप्लायर के साथ एक अच्छी रिलेशन बनाने में और उनको मेंटेन करने से बेहतर क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस मिल सकती है और प्रोसेस ज़्यादा एफिशिएंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका हॉस्पिटल अपने सप्लायर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाता है ताकि उनसे हाई क्वालिटी मेडिकल सप्लाईज और इक्विपमेंट मिल सके, तो ये ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए बल्कि सप्लायर दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा और दोनों इससे फ़ायदा उठाएंगे। तो इस एग्जांपल को जो है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट की। 4 कोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट और यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ऊपर पढ़े वो तो हमने पढ़ लिए। अब 4 इंतहाई अहम और जो इसका हम कह सकते हैं कि हार्ट ऑफ दिस क्वालिटी मैनेजमेंट, तो वो 4 है हमारे पास। उसमें सबसे पहला है कस्टमर और क्लाइंट फोकस। ये वो कैरेक्टरिस्टिक है जो कस्टमर या क्लाइंट की ज़रूरतों और उनके एक्सपीरियंस पर तवज्जो देती है। ये इंश्योर करती है कि सर्विस या प्रोडक्ट उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करे। मिसाल के तौर पर अगर हॉस्पिटल में पेशेंट को उनकी नीड्स के मुताबिक ट्रीटमेंट दिया जाए तो ये कस्टमर फोकस जो है वो कहलाता है। द नेक्स्ट वी हैव द टोटल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्वमेंट, यानी कि इसका मतलब है कि हर लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर्स को क्वालिटी मैनेजमेंट में शामिल करना। ये सबको मिलकर काम करने और क्वालिटी को बढ़ाने की तरफ दावत देता है। अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर, नर्स और स्टाफ मिलकर काम करे तो क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होगी। द यूज़ ऑफ क्वालिटी टूल्स एंड स्टेटिस्टिक और मेजरमेंट्स, यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट में वो टूल्स और स्टेटिस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है जिनसे परफॉर्मेंस जो है वो मेयर के मेजर या नापा जा सकें मेजर किया जा सके और इम्प्रूवमेंट को आइडेंटिफाई किया जा सके। मिसाल के तौर पर अगर हॉस्पिटल में इन्फेक्शन रेट को मेजर करने के लिए स्टेटिस्टिक यूज़ किए जाएँ तो इम्प्रूवमेंट का पता जो है वो चल सकता है। द नेक्स्ट और 4th जो आखिरी है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ की प्रोसेसेस इम्प्रूवमेंट, यानी की प्रोसेसेस का आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है ताकि वो एरियाज़ जहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो उन्हें टारगेट किया जा सके और उनको इम्प्रूव किया जा सके। जैसे अगर पेशेंट डिस्चार्ज का प्रोसेस स्लो है तो इस प्रोसेस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो वो उस प्रोसेस को फिर इम्प्रूव करते हैं और उसको इस तरह के प्रोसेस जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। अब बात करते हैं अगले स्लाइड के ऊपर प्रोसेस ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। द सिस्टम रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट क्वालिटी मैनेजमेंट इन हेल्थ केयर सेटिंग फॉलो, यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं एक हेल्थ केयर सेटिंग में तो उसके लिए कुछ प्रोसेस है, कुछ स्टेप्स है वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो उसमें सबसे पहला स्टेप जो है वो है डेवलप अ कम्प्रहेंसिव क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान, यानी कि पहला स्टेप है कि कम्प्रहेंसिव क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाए जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करे। जैसे कि अगर हॉस्पिटल का गोल पेशेंट सेफ्टी को इम्प्रूव करना है तो इस प्लान में इस गोल के स्पेसिफिक जो स्टेप्स है वो आइडेंटिफाई किया जाए, वो जो है वो डेवलप किए जाएँ। द नेक्स्ट इट्स ऑल अबाउट सेट स्टैंडर्ड्स एंड बेंचमार्किंग। उसके बाद स्टैंडर्ड्स और बेंचमार्किंग तैयार किए जाते हैं जो परफॉर्मेंस को मेजर करने में मदद करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हॉस्पिटल का टारगेट है कि पेशेंट सेटिस्फेक्शन 90% हो तो ये उनका जो है बेंच मार्क है जो क्राइटेरिया वो अपने लिए सेट करता है। अगला है कंडक्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल कंडक्ट करना ज़रूरी है ताकि टीम मेंबर के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जा सके, उसको जांचा जा सके, उसको स्क्रूटनाइज किया जा सके। जैसे नर्सिस का इवैल्यूएशन हो सकता है कि उनकी पेशेंट केयर और एफिशिएंसी, जैसे नर्सिस का इवैल्यूएशन हो सकता है उनकी पेशेंट और केयर एफिशिएंसी पे कि वो किस तरह से पेशेंट को केयर देता है, क्या वो अच्छी केयर देता है, क्वालिटी केयर देता है और उस केयर के पेशेंट के ऊपर क्या असरात है और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या इफेक्टिवनेस जो है वो है। द नेक्स्ट इट्स ऑल अबाउट फोकस ऑन इंट्राडिसिप्लिनरी असेसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट, यानी कि इसका मतलब है कि अपने इंटर डिपार्टमेंटल टीम्स के बीच में कोलैबोरेशन को प्रमोट करना और उनकी असेसमेंट पर फोकस करना। जैसे एक टीम में डॉक्टर, नर्स और टेक्नीशियन मिलकर काम करते हैं ताकि पेशेंट केयर में इम्प्रूवमेंट जो है वो लाई जा सके। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करके हैं और बात करते हैं यहाँ पे they emphasize ongoing effort to enhance performance over time rather than aiming for a non-time improvement, यानी क्वालिटी मैनेजमेंट का मकसद सिर्फ एक दफ़ा की इम्प्रूवमेंट नहीं होती बल्कि कंटिन्यूस एफर्ट्स की तरफ फोकस इनका होता है ताकि लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट जो है वो आ सके। जैसे हॉस्पिटल में कंटिन्यूस ट्रेनिंग और फीडबैक से परफॉर्मेंस को टाइम के साथ इम्प्रूव किया जाता है। द नेक्स्ट standards provide actionable guidelines and procedure for achieving the desired improvement and
इम्प्रूवमेंट ऑफन इंक्लूडिंग स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज, टूल्स और प्रैक्टिसेस। यानी कि स्टैंडर्ड वो गाइडलाइन और प्रोसीजर जो है वो प्रोवाइड करते हैं जो इम्प्रूवमेंट हासिल करने में मददगार और हेल्पफुल हो सकते हैं। इसमें स्ट्रेटजीज़, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, टूल्स और प्रैक्टिसेस भी शामिल होते हैं। जैसे हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए स्पेसिफिक गाइडलाइन सेट की जाती है। तो अगला, दे इनकॉर्पोरेट मैकेनिज्म फॉर रेगुलर फीडबैक एंड असेसमेंट टू इंश्योर दैट परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट आर सस्टेन्ड एंड एडजस्टेड एज नीडेड। यानी कि स्टैंडर्ड में ऐसे मैकेनिज्म को भी होते हैं जो रेगुलर फीडबैक और असेसमेंट को शामिल करते हैं ताकि इम्प्रूवमेंट को सस्टेन और मेंटेन किया जा सके और ज़रूरत के मुताबिक उसको एडजस्ट भी किया जा सके। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटिंग दी स्टैंडर्ड्स इन्वॉल्विंग सेटिंग क्लियर गोल्स, मेजरिंग करंट परफॉर्मेंसेज, identifying gaps and applying strategies to close those gaps, all while fostering a culture of continuous improvement। यानी कि ये स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट करते वक्त, ये स्टैंडर्ड अप्लाई करते वक्त क्लियर गोल सेट करना जो है वो अपने गोल को क्लियर करना, उसको सेट रखना, करंट परफॉर्मेंस को मेजर करना और उसके अंदर जो गैप्स है, जो खामियाँ या जो कोताहियाँ है उसको आइडेंटिफाई करना और स्ट्रेटजीज अप्लाई करना होता है ताकि गैप्स को जो है वो क्लोज़ किया जा सके। जैसे अगर हॉस्पिटल में पेशेंट वेट टाइम ज़्यादा हो तो इस गैप को क्लोज़ करने के लिए प्रोसेस इम्प्रूव किए जाते हैं। अब चल के बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर स्टैंडर्ड्स की। ठीक है, कौन कौन से स्टैंडर्ड और किस तरह के स्टैंडर्ड जो है वो हमारे पास होते हैं और उसे को फॉलो करने चाहिए। तो देखते हैं। रिटन स्टेटमेंट्स दैट डिफाइन अ लेवल ऑफ परफॉर्मेंस और अ सेट ऑफ कंडीशन डिटरमाइंड टू बी एक्सेप्टेबल बाय सम अथॉरिटीज़। यानी स्टैंडर्ड्स जो लेके हुए ऐसे बयान मतलब रिटन स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो परफॉर्मेंस या कंडीशन के लेवल को डिफाइन करते हैं जो किसी भी अथॉरिटी ने एक्सेप्टेबल माने हों। जैसे हॉस्पिटल के लिए इन्फेक्शन रेट का एक एक्सेप्टेबल जो है वो स्टैंडर्ड सेट होता है। यानी कि वही एक्रीडिटेशन वाली बात आ जाती है। जैसे कि जॉइंट कमीशन ने अगर एक स्टैंडर्ड जो है वो हॉस्पिटल में सेट किया है तो वो उस स्टैंडर्ड को मानते हैं और वो उसको रिटन स्टेटमेंट में जो है वो डिफाइन करते हैं। तो इसी तरह हॉस्पिटल अगर कोई स्टैंडर्ड सेट करता है तो वो रिटन स्टेटमेंट में जो है उसको डिफाइन करेगा और उसमें परफॉर्मेंस या कंडीशन का लेवल जो है उसको भी डिफाइन करेगा। So the next standards related to 3 major dimension of quality: care, structure, process, outcome। यानी कि स्टैंडर्ड केयर के क्वालिटी को 3 मेजर डायमेंशन से रिलेटेड होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस और उसके आउटकम्स। तो उसमें पहला हमारे पास स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड दैट रिलेट टू फिजिकल एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड में वो स्टैंडर्ड होती है जो फिजिकल एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट से रिलेट होती है। जैसे हॉस्पिटल का फिजिकल एनवायरनमेंट क्लीन और सेफ होना चाहिए, उसकी बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए और जो क्राइटेरिया सेट होती है वो उस तरह से होना चाहिए। द नेक्स्ट प्रोसेस स्टैंडर्ड्स कनेक्टेड विद द एक्चुअल डिलीवरी ऑफ केयर। प्रोसेस स्टैंडर्ड वो स्टैंडर्ड होते हैं जो केयर की डिलीवरी से कनेक्टेड होते हैं। मतलब जो कम एक्चुअल केयर देने के लिए किए जाते हैं। जैसे पेशेंट को टाइमली ट्रीटमेंट, पेशेंट को टाइम पे जो है वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना एट्सेट्रा। आउटकम स्टैंडर्ड दैट रिफ्लेक्ट द डिजायर्ड रिजल्ट और आउटकम ऑफ केयर। यानी आउटकम स्टैंडर्ड वो स्टैंडर्ड होते हैं जो केयर के डिज़ायर्ड रिजल्ट या आउटकम को रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको देखते हैं। जैसे पेशेंट की हेल्थ का इंप्रूवमेंट या हॉस्पिटल में रीएडमिशन रेट का कम होना, तो फिर उसको देखते हैं कि क्यों कम हुआ, किस तरह से हुआ, तो उसके लिए कोई स्टैंडर्ड जो है वो करते हैं। सो नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, नर्सिंग रोल इन रिस्क मैनेजमेंट। Accurate and comprehensive reporting on both the patient chart and in the incident report is essential to protect the organization and caregiver from the litigation or process। नर्सिंग का रोल रिस्क मैनेजमेंट में ये है कि वो पेशेंट के चार्ट और इंसिडेंट रिपोर्ट को एक्यूरेटली और कंप्रहेंसिवली रिपोर्ट करे ताकि ऑर्गेनाइजेशन और केयर गिवर को लिटिगेशन या प्रोसेस जो है वो बचाया जा सके। नेक्स्ट, इंसिडेंट रिपोर्टिंग इज़ ऑफन द नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंसिडेंट रिपोर्ट अक्सर नर्स की जिम्मेदारी होती है जब भी कोई गलत घटना या इसको। इंसिडेंट रिपोर्ट हमारे पास बेसिकली वो होती है कि जब हॉस्पिटल या ऑर्गेनाइजेशन को ये पता चल जाता है कि कोई रिस्क होने वाला है या फिर कोई ऐसी चीज़ होने वाली है या फिर किसी का हॉस्पिटल में झगड़ा हो जाता है या फिर कोई फैन, कोई दीवार या फिर
कोई इक्विपमेंट जो है वो ख़राब हो जाती है या फिर ख़राब होने वाली हो तो उससे पहले वो उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाते हैं, जिसको इंसिडेंट रिपोर्ट जो है वो कहा जाता है। और ये मोस्टली बेसिकली बेस्ड होता है ऑन दी रिस्क कि हुआ नहीं है लेकिन होगा, तो वो फिर उसको उसी तरीके से जो है वो डॉक्यूमेंट करता है। द नेक्स्ट रिपोर्टिंग इंसिडेंट टू इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। रिपोर्टिंग इंसिडेंट्स करते वक्त कुछ स्टेप्स जो होते हैं उसको आपने फॉलो करने होते हैं। उसमें पहला है डिस्कवरी, नर्सिस, फिजिशियन, पेशेंट, फैमिलीज और एनी एम्प्लॉय और वॉलंटियर में रिपोर्ट एक्चुअल और पोटेंशियल रिपोर्ट्स। इसका मतलब ये है कि आप जो डॉक्टर, नर्स, पेशेंट, फैमिली या कोई मतलब जो भी रिस्क पे है उसका रिपोर्ट करते वक्त, चाहे वो एक्चुअल हो या पोटेंशियल हो, उसको डिस्कवर कर सकते हैं, उसको मतलब शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन। The risk manager received the completed incidents from within 24 hours after the incident. A telephone call may be made earlier to hasten follow-up in the event of a major incident. यानी नोटिफिकेशन का मतलब है कि रिस्क मैनेजर को इंसिडेंट रिपोर्ट 24 घंटों के अंदर मिलनी चाहिए। अगर कोई बड़ा इंसिडेंट हो तो पहले फ़ोन कॉल भी किया जा सकता है। अगले स्लाइड पे मूव करते हैं और नर्सिंग रोल एंड रिस्क के मज़ीद बात करते हैं कि कौन से स्टेप्स हैं। तो उसमें है इन्वेस्टिगेशन। The risk manager or representatives investigate the incident immediately. इन्वेस्टिगेशन में रिस्क मैनेजर या उनका रिप्रेजेंटेटिव फ़ौरन इंसिडेंट की तहकीकात करेगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा कि इंसिडेंट के अंदर हुआ क्या था, कैसे हुआ था और किसने किया था। आफ्टर दैट दे विल गो फॉर कंसल्टेशन एंड द रिस्क मैनेजर कंसल्ट विद द रेफरिंग फिजिशियन, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी मेंबर और बोर्ड टू ऑब्टेन एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस। कंसल्टेशन बोलते हैं मुशावरत को। मुशावरत में रिस्क मैनेजर जो है वो रेफरिंग डॉक्टर या रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर से मशवरा करता है ताकि एडिशनल मालूमात और गाइडेंस जो है वो उसको मिल सके, क्योंकि अगर उसको सही से पता होगा वो सही से उसको डॉक्यूमेंट करेगा। उसके बाद फिर बात आती है एक्शन की कि किस तरह से वो एक्शन लिया जा सकता है। द रिस्क मैनेजर शुड क्लैरिफाई एनी मिस इन्फॉर्मेशन टू द पेशेंट और फैमिली, एक्सप्लेन what happened. The patient should be referred to the appropriate source for help and if needed be assured that care of any necessary service will be provided free of charge. यानी एक्शन के दौरान रिस्क मैनेजर को पेशेंट और फैमिली को हर किस्म की गलतफहमी दूर करनी होती है और उन्हें एक्सप्लेन करना होता है कि असल में हुआ क्या था। अगर ज़रूरत हो तो उन्हें अप्रोप्रिएट हेल्प सोर्स के पास भेजना और ये इंश्योर करना कि कोई सर्विस फ़ी ऑफ चार्ज मिलेगी, कोई सर्विस फ्री ऑफ चार्ज जो है मतलब बग़ैर पैसों के जो है उसको मिलेगी। अगला हमारे पास जो है लास्ट I would say that step of following a report incident is recording. The risk manager should make sure that all records, including incident reports, follow-up and action taken, if any, are filed in a central depository. Recording में risk manager को इस बात को इंश्योर करता है, इस बात को वो यकीनी बनाता है कि तमाम रिकॉर्ड रिलेटेड टू इंसिडेंट रिपोर्ट्स और जितने भी फॉलोअप्स वहाँ पे क्या क्या उन्होंने किया, कौन कौन से एक्शन उन लोगों ने लिए, तो वो सेंट्रल डिपोजिटरी फ़ाइल में जो है वो लगाए जाएंगे। वो एक ऐसी फ़ाइल होती है जो हॉस्पिटल में फिर रखते हैं और उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो लिखी हुई होती है। तो बात करते हैं अब रिस्क एरियाज़ इन हेल्थ केयर सेटिंग, यानी कि हेल्थ केयर सेटिंग में वो एरियाज़ जो ज़्यादा रिस्क पे होती है। तो हाई रिस्क एरियाज़ इन हेल्थ केयर फॉल इनटू 5 जनरल कैटेगरीज़ के। हाई रिस्क एरिया जो है वो स्पेसिफिक एरियाज़ होते हैं जो ज़्यादा रिस्क वाले होते हैं। इन एरियाज़ को समझना ज़रूरी है ताकि इनमें इम्प्रूवमेंट जो है वो लाई जा सके। और इसमें 5 जो है वो जनरल कैटेगरीज बताई गई हैं। उसमें सबसे पहले मेडिकेशन एरर वो गलतियाँ होती है जो दवाई देने या उससे रिलेटेड प्रोसेस में होती है। जैसे अगर पेशेंट को गलत डोज या गलत दवाई दी जाए तो ये मेडिकेशन एरर है। ये हेल्थ केयर सेटिंग में एक कॉमन रिस्क जो है वो है भी और तसव्वुर भी किया जाता है। द नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट प्रोसीजर, ये वो कॉम्प्लिकेशन होती है जो डायग्नोस्टिक टेस्ट या ट्रीटमेंट प्रोसीजर के दौरान होती है। जैसे कि अगर कोई सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान इन्फेक्शन, जैसे कि किसी को अगर सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान इन्फेक्शन हो जाए या डायग्नोस्टिक टेस्ट गलत रिजल्ट दें तो ये कॉम्प्लिकेशन जो है वो उससे हो सकती है। अगला है हमारे पास फॉल्स या बोलते हैं गिरने को। तो गिरने के इंसिडेंट हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा कॉमन है क्योंकि पेशेंट को हेल्थ कंडीशन की वजह से ये जो है वो हो सकते हैं, वो गिर सकते हैं या उनकी केयर के हिसाब नहीं रखा जाता हॉस्पिटल में। जैसे कि अगर एक पेशेंट का बेड सही से नहीं लगा तो वो उससे जो है गिरने के चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं, वो गिर भी सकता है। पेशेंट और फैमिली डिससेटिस्फेक्शन विद केयर, ये तब होता है जब पेशेंट या उसकी फैमिली को उनकी केयर से डिससेटिस्फेक्शन होती है, वो केयर से सेटिस्फाई नहीं हो। मिसाल के तौर पर अगर ट्रीटमेंट के वक्त नहीं दिया गया या प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ट्रीटमेंट वक्त पर नहीं दिया गया या प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं की गई तो डिससेटिस्फेक्शन जो है वो हो सकती है। अगला रिफ्यूज़ल ऑफ ट्रीटमेंट और रिफ्यूज़ल साइन टू कंसेंट फॉर ट्रीटमेंट। अगर पेशेंट या उसकी फैमिली ट्रीटमेंट को रिफ्यूज़ करते हैं, वो इनकार कर देते हैं या फिर वो कंसेंट साइन मतलब राज़ीनामा जो है वो नहीं देते, तो ये भी एक रिस्क एरिया है। जैसे अगर एक पेशेंट सर्जरी के लिए कंसेंट नहीं देता तो ये हेल्थ केयर सेटिंग में रिस्क जनरेट कर सकता है, क्योंकि जैसे कि किसी का ऑपरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेकिन वो अपने वो कंसेंट नहीं देता, इजाज़त नहीं देता, तो उससे जो है वो आगे रिस्क जो है वो जनरेट हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे चल के बात करते हैं की बिहेवियर फॉर हैंडलिंग कस्टमर केयर के वो कुछ ख़ास बिहेवियर कि जब हमारे पास कस्टमर की कंप्लेंट शिकायत आ जाती है तो हमें उसके सामने किस तरह से उसको हैंडल करना है, अपने बिहेवियर को किस तरह से रखना है। तो चल के बात करते हैं इसकी। इसमें सबसे पहले है लेसन ओपनली। अगर आप पेशेंट या कस्टमर को हैंडल करते वक्त सबसे पहले स्टेप मतलब कि उसकी बात को ध्यान से और खुले दिल से सुने। मिसाल के तौर पर अगर पेशेंट आपको अपनी कंडीशन पर कंसर्न है तो उसे सुनना और समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ओपनली जो है खुले दिल से जो है पेशेंट को सुना करें। डू नॉट स्पीक अंटिल द पर्सन हैज़ हेड हिज और हर से। जब तक दूसरा शख्स अपनी बात नहीं कह लेता तब तक आपको चुप रहना चाहिए। इससे वो अपनी फीलिंग को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है, मतलब जो उसके मुंह में आता है आपको बोलता जाएगा। अगर एक पेशेंट कंप्लेन कर रहा हो तो आपको उसकी पूरी बात सुननी चाहिए पहले, उसके बाद जो है आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। नेक्स्ट है अवॉइड रिएक्टिंग इमोशनली, डू नॉट गेट डिफेंसिव। यानी कि आपको इमोशनल रिएक्शन से बचना चाहिए और डिफेंसिव नहीं होना चाहिए। अगर पेशेंट ने कोई क्रिटिसिज्म किया तो आपको कॉमली हैंडल करना चाहिए और उसको जो मतलब जैसे अगर कोई पेशेंट नर्स की सर्विस पर कंप्लेंट करता है तो आपको उसे डिफेंसिव ना होकर पोलाइटली रिस्पॉन्ड करना चाहिए, प्यार से उसको समझाना चाहिए और वो उस क्रिटिसिज्म को जो है वो आपको ने पॉजिटिव लेनी चाहिए। ये ना हो कि वो कोई आपके ऊपर पेशेंट क्रिटिसिज्म करे और आगे से आप लोग जो है वो लाते और क्या बोलते हैं उसको, ये जो बाहर पुलिस वाले मारते हैं, ये उठा के उनको मारना शुरू कर दें। द नेक्स्ट वी हैव, अगला हमारे पास आस्क फॉर हिज और हर एक्सपेक्टेशन अबाउट अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। पेशेंट या कस्टमर से उनकी एक्सपेक्टेशन पूछना ज़रूरी है ताकि उनकी प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से आप सॉल्व कर सकें। जैसे अगर पेशेंट ने डॉक्टर के लेट होने पर कंप्लेंट की है तो उनसे ये पूछना ज़रूरी है कि वो किस तरह का सोल्यूशन चाहते हैं। लाइक दैट एक्सप्लेन व्हाट यू कैन एंड कांट टू डू सॉल्व द प्रॉब्लम इफ अप्रोप्रिएट। आपको ये क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। मतलब फजूल में दिलासे देना, फजूल में किसी को अपने बिहाफ पे दिलासा देख कर वेट करवाना ये गलत है। तो आपको क्लियरली एक्सप्लेन उसको करना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर पेशेंट को किसी ट्रीटमेंट का टाइमिंग या मेडिकेशन चेंज करना है तो उन्हें ये समझाया जाना चाहिए कि हॉस्पिटल की पॉलिसी क्या कहती है और आप उसमें क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। एग्री ऑन स्पेसिफिक स्टेप टू बी टेकन ऑन द स्पेसिफिक डेडलाइंस। कस्टमर केयर में आपको स्पेसिफिक स्टेप्स और डेडलाइन एग्री करनी चाहिए। जैसे अगर पेशेंट को अपनी कंप्लेंट का सलूशन चाहिए तो आपको क्लियर डेडलाइन सेट करनी चाहिए। जैसे हम आपकी कंप्लेंट का रिस्पॉन्स 48 घंटे के अंदर देंगे, या फिर आपको ये बोले कि अगर आपने कंप्लेंट की है तो हम आपकी कंप्लेंट का जो रिस्पॉन्स है वो विद इन वो डिपेंड ऑन दी पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और हॉस्पिटल। तो अब आगे चलते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से आखिरी स्लाइड है PDCA साइकिल, यानी कि P से प्लान, D से डू, C से चिट और ऐसे एक्ट। ये हमारे पास एक साइकिल है। तो पढ़ते कि ये किस तरह का साइकिल है। प्लान, डू, चेक, a model developed by Deming based on scientific method that is used in the total quality management। यानी कि PDCA साइकिल एक मॉडल है जो डॉक्टर W एडवर्ड्स डेमिंग, इसका पूरा नाम है, उसने डेवलप किया था। ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का हिस्सा है और साइंटिफिक मेथड्स पर बेस्ड है। इस साइकिल को यूज़ करके किसी भी प्रोसेस को कंटिन्यूसली इम्प्रूव किया जाता है। अब इसमें पहला बात करते हैं प्लान की। Establish the objective and processes necessary to deliver the result in accordance with the organization's environment policies। यानी जो प्लानिंग फेज़ है उसमें आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स और प्रोसेसेस को डिफाइन करनी होती है जो रिज़ल्ट डिलीवर करने के लिए ज़रूरी है, इंतहाई अहम है, जो ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट पॉलिसी के मुताबिक हो। जैसे हॉस्पिटल में पेशेंट सेफ्टी को ऑब्जेक्टिव के तौर पर डिफाइन करना और उसके लिए ज़रूरी प्रोसेस जो है वो सेट करना। तो ये हमारे पास प्लानिंग में आती है। अगला है हमारे पास डू। डू बोलते हैं करने को, अप्लाई करने को, इम्प्लीमेंट करने को। सो इम्प्लीमेंट प्रोसेस यानी डू फेज इम्प्लीमेंट प्रोसेस आपको वो प्रोसेस इम्प्लीमेंट करती है जो आप अपनी प्लानिंग स्टेज में डिसाइड की थी
मतलब कि जो आपने प्लानिंग तैयार की थी, जो आपने प्लानिंग बनाई थी, तो इस वाले प्रोसेस में आप क्या करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे कि अगर पेशेंट का प्रोसेस इंप्रूव करना, पेशेंट केयर का प्रोसेस इंप्रूव करना है, तो वो प्रोसेस अप्लाई करना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है चेक। मॉनिटर एंड मेजर्स प्रोसेसेस अगेंस्ट एनवायरमेंटल पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स। यानी कि चेक फेज़, मतलब ये जो तीसरा फेज़ है PDCA का, प्लान, डू एंड चेक, जो तीसरा फेज़ है, आपको प्रोसेस को मॉनिटर और मेजर करना होता है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वो एनवायरनमेंट पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स के मुताबिक है या नहीं। मतलब जो आपने प्लान बनाया था, ये उस प्लान के मुताबिक, उस आपके गोल के मुताबिक है या नहीं। जैसे हॉस्पिटल में इन्फेक्शन रेट को मॉनिटर करना और चेक करना कि क्या वो सेट टारगेट्स पर है या नहीं। तो अब आखिरी हमारे पास है एक्ट। टेक एक्शन टू कंटिन्यूली इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि एक्ट फेज़ में आपको एक्शन लेनी होती है जो एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। जैसे अगर मॉनिटरिंग से ये पता चले कि किसी प्रोसेस में गैप है, तो उस गैप को क्लोज़ करने के लिए आपने एक्शन लेना होता है। तो ये था क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, और आई होप कि आप लोग को समझ जो है वो आ गया होगा। और अगर किसी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो या किसी का कोई क्वेश्चन हो, तो वो कमेंट सेक्शन में जो है वो हमें क्वेश्चन कर सकता है, और हमें खुशी होगी कि आप लोग हमसे कोई क्वेश्चन करें। हमारे आई वुड से कि पढ़ाने के अंदाज़ में अगर आप लोगों को कुछ लगता है कि क्या चीज़ों की इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जो है वो लिख सकते हैं। और हम अगर इतनी मेहनत करते हैं, तो आप लोगों से भी तवक्को रखते हैं कि आप लोग आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियोस आपको जल्दी मिल सकें। हमारा फेसबुक पे भी पेज है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें हम इंशाल्लाह एग्ज़ाम के रिलेटेड जितने भी कंटेंट हैं वो शेयर करेंगे, और डव यूनिवर्सिटी की क्राइटेरिया के मुताबिक जो है हम MCQs भी तैयार करके इन PPTs के आप लोगों को शेयर करेंगे, ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो और आप लोगों के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएँ। और हमें बस सब्सक्राइब कर दे, और बाकी दुआओं की अपील है आप लोगों से, क्योंकि तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब है, तो दुआओं की अपील है। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा आज का लेक्चर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगले लेक्चर, अगले दिन, अगले लेक्चर और अगली एनर्जी के साथ। तब तक दीजिए अपने इंस्ट्रक्टर हिलाल रहमान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।